फरूक खोखर को माजिद सतीक इस केस में इनको मुजरिम करार दे दिया गया है। माजिद सती साहब और फरूक खोखर हैं, पहले दोस्त हैं जिसमें अब्दुर्रहमान साहब हैं, उनका एक प्लाट था। फरूक खोखर के जो लोग हैं उस प्लाट पे उन्होंने कब्जा किया हुआ था। मोटरसाइकिल सवार 2 लोग आते हैं, वो आके फायर करते हैं माजिद सती पे और वो जख्मी हो जाते हैं। 3 गोलियां उनको लगती हैं। फरूक खोखर ये यहाँ से कराची जाते हैं, फिर कराची से ये दुबई चले जाते हैं। प्रूव हो गया कि सब कुछ फरूक खोखर ने करवाया है। FIR कौन कौन सी हुई सर इसमें? फरूक की गिरफ्तारी होती है, 9 रोज का इसका रिमांड जिस्मानी भी लिया जाता है। इसने बड़ा ड्रामा किया वहाँ और कहा जी मुझ पे पुलिस तशद्दुद कर रही है। जियो फेंसिंग होती किस तरह से है? CDRs किस तरह से निकलती हैं? हमसे ज्यादा जो क्रिमिनल हैं उनको पता है कि जियो फेंसिंग क्या है। फरूक खोखर साहब जो हैं एक मजहबी सियासी जमात है, उसमें भी शामिल हो गए। ये भी तरीका होता है किसी भी ऐसे बंदे का कि जी किसी ऐसी पार्टी में शामिल हो जाएं जहां आपको कोई हाथ ना लगा सके। जेल के दरवाजे पे एंट्री होती है, उसके बाद क्या क्या अमल से बंदे को गुजरना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सदीक और हमेशा की तरह आपके लिए एक्सक्लूसिव किस्म की एपिसोड लेके आए हैं। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर आजकल एक खबर चल रही है, फरूक खोखर की गिरफ्तारी के हवाले से कोहराम मचा हुआ है और उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है सेशन कोर्ट की जानिब से। माजिद सती केस और एक PTI के एक्टिविस्ट थे, उनका भी असर रसूख था और इनका भी रावलपिंडी में आपको पता ही है फरूक खोखर वगैरह का बड़ा असर रसूख रहा है। अलॉन्ग विद इनके ऊपर बहुत से इल्जामात पहले भी लगते रहे, लेकिन अब इस केस में इनको मुजरिम करार दे दिया गया है। बकौल इनके कि आई हैव बीन रॉन्गली सेंटेंस्ड, ये उनके जुमले हैं जो उन्होंने कहा है फरूक खोखर ने कि मैं उस जगह पर मौजूद नहीं था लेकिन फिर भी मुझे सजा दी गई। लेकिन अब उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करूंगा। जो सजा सुनाई गई है वो फरूक खोखर, अमीर हमजा और हैदर अली या हैदर नवाज दोनों में से एक नाम है और 1 मिलियन को जो है इन्हें फाइन किया गया है। इसी हवाले से आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली अजीजुल्ला खान साहब। इनके साथ हमने पहले भी एक एपिसोड की जो आप लोगों ने बहुत पसंद की, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको नई से नई अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम सर अजीजुल्ला खान साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप एक साबिक DSP रहे हैं सर, वकालत आप अभी भी माशाल्लाह स्टिल कंटिन्यू। तो ये क्या मामला देख रहे हैं सर? ये केस की पूरी अगर हम ब्रीफ अपनी ऑडियंस को देना चाहें वो जरा प्लीज। अच्छा हाई साहब, इसमें पहले मैंने इस केस को कभी नहीं देखा था। अच्छा। ना ही मुझे को आइडिया हुआ। माजिद सती जो साहब थे उनका मर्डर होता है 2022 में, आई थिंक जी अगस्त 2022 में। अच्छा, ये जो अभी सजा हुई है ये इसके साथ ही आपको पता है सोशल मीडिया पे यूं फिर ये सब कुछ सामने आता है, तो मैंने फिर इस केस को देखा तो बड़े अजीबोगरीब इंकशाफात हुए इसमें जी। और वो ये थे कि पाकिस्तान की तारीख में अगर 109 अयानत मुजरमाना जिसको कहते हैं 109 PPC ताजीरात पाकिस्तान जो है उसमें इतनी बड़ी सजा मिलना बड़ी हैरत अंगेज बात थी मेरे लिए, उम्र कैद की। इससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो हैं आपके साबिक वजीर आजम, उन्हें भी 109 में सजाए मौत हुई थी। ओके। आपको याद होगा कि जी उन्होंने खुद तो नहीं किया था ना, जो किया था वो कसूरी साहब वाला कराया गया था FSF के जरिए। और FSF के जो उसमें थे ओहदेदार वो वादा माफ गवाह बन गए और उन्होंने कहा जी कि हमें तो उन्होंने कराया सब कुछ। ठीक। अच्छा, इस केस में भी यही है कि जो फरूक खोखर हैं उन पे यही इल्जाम है कि उन्होंने ये सब कुछ कराया। अच्छा। प्लान किया, अयानत की, उनको फैसिलिटेट किया। ठीक। उनको असला भी दिया, हो सकता है असला दिया हो, उसको पैसे दिए होंगे, ये सारी चीज़ें। तो इसको साबित करना बहुत मुश्किल काम है। बीइंग ए पुलिस ऑफिसर या बीइंग ए एडवोकेट मैं अगर इसको देखूं तो कमाल किया है सजा देने वाली जो जज साहबा हैं उन्होंने भी। और अगर एविडेंस इकट्ठी की गई है जिस तरह, और मैं देख रहा था उन्होंने कहा जिस 27 गवाहान जो थे वो इसमें शामिल किए गए। ठीक। और 4 साल का इस पे अरसा लगा। अब आप देख लें कि ट्रायल बड़ा मुश्किल होता है। वकालत में ट्रायल सबसे मुश्किल होता है। बाकी वकील साहबान जो बेलें कराते हैं, जमानत कराई, एक ही पेशी पे फैसला, 3 पेशियों पे फैसला, लेकिन ट्रायल जो है वो 4-4 साल चलता है। अब देखें 27 गवाह और इसमें जो 8-10 मुल्जमान और हर मुल्जिम जो है जो गिरफ्तार है
उस पे जरा होनी है, उसके गवाह पे उस हर मुलजिम का वकील जरा करेगा। ठीक। अब देखें, अगर इसमें गिरफ्तार 3 थे या 4 थे, एक बरी हो गया जी, वसीम, और बाकी जो है अमीर हमजा और हैदर अली सजा हुए, फरूक सजा हुआ। फरूक होकर जो है जमानत पे था, जबकि दूसरे 2 मुलजमान जो थे जिनको सजा हुई वो जेल में थे। अच्छा उनकी जमानत नहीं हुई थी। अच्छा 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 वो गिरफ्तार हुए, 4 साल से जेल में थे, और उन पे भी इल्ज़ाम डायरेक्ट नहीं है कि उन्होंने फायर किया। ठीक। ये वो लोग थे जिन्होंने मोटरसाइकिल मारा जाके उसमें। आपको अगर पूरी स्टोरी हम सुना दें जी अपने जी नाज़रीन को, प्लीज। वो ये है कि जी ये माजिद सती साहब और जो फरूक खोखर हैं, ये पहले दोस्त हैं जी। अच्छा इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती और सब कुछ चलता रहा। फिर एक प्लाट पे कोई इनका पड़ा टाउन है ये इस तरह का, जिसमें अब्दुर्रहमान साहब हैं, उनका एक प्लाट था। ठीक। अब ये जो मुबैना तौर पर कहा जाता है कि फरूक खोखर के जो लोग हैं, बंदे हैं, वो तो डिनाया करता है इससे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये उस प्लाट पे उन्होंने कब्जा किया हुआ था। लैंड ग्रैपिंग का मामला लैंड था। ग्रैबिंग का था। कुछ लोग हैं जो ऑडियंस में से हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते, हमारे प्रोग्राम्स को पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं। उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, दी ब्लूटूथ डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह मोटिवेशन मिलती है किसी को उसकी एप्रिसिएशन पे, इसी तरह हमें मोटिवेशन मिलती है कि अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें लाइक करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें। तो जो इसमें माजिद साहब हैं, उन्होंने थोड़ा सा मदद की उस शख्स की जो अब्दुर्रहमान था। अच्छा। अब इसमें इनको थ्रेट भी हुई, और माजिद क्योंकि सोशल मीडिया पे भी थे, तो साथ साथ वो सोशल मीडिया पे भी बताते थे, जैसे आपने बताया कि पीटीआई के वो थे जी, एक्टिविस्ट थे, बिल्कुल एक्टिविस्ट थे। तो बुरा लगा, और एक जो कट इनका होता है, कोई परा पंचायत होती है, उस मामले में तो इनको थ्रेट भी किया जाता है, जो कि वजह बना इस कत्ल में जो मेन चीज़ बताई गई, क्योंकि हर कत्ल में वजह अनाद ज़रूर लिखी जाती है, ठीक। और अगर वजह अनाद ना हो तो वो कत्ल आमद नहीं है। कत्ल आमद होने का मतलब है कि कोई वजह होनी चाहिए जिससे आप जाके उस बंदे को मार रहे हैं या मरवा रहे हैं। ठीक। अगर कत्ले उसमें वजह नहीं है तो वो कत्ले आमद नहीं है, यानी प्लान नहीं किया गया। इसमें तो पूरा प्लान करके उसको मरवाया गया। ठीक। अच्छा, अब ये उसी में थोड़ा इनका मामला कुछ ज़्यादा होता है। तो एक दिन ये जो माजिद सती हैं, ये अपने वो जो प्लाज़ा बना रहे थे 6 रोड पे, वहाँ होते हैं। इनके चचा जो अरशद हैं वो वहाँ होते हैं, कोई कासिम शाह एक नामी शख्स आते हैं। ठीक। तो वो उनके चचा जो मुदई हैं वो बताते हैं FIR में कि इनके जो वो कासिम शाह के साथ गाड़ी में बैठ के निकलते हैं। अच्छा। थोड़ी दूर जाते हैं तो एक मोटरसाइकिल सवार, 2 मोटरसाइकिल, यानी एक मोटरसाइकिल है उस पर 2 लोग हैं, ठीक है, वो आके गाड़ी में टक्कर मारते हैं और निकल जाते हैं। गाड़ी हिट होती है। मकसद ये होता है कि उस गाड़ी को रोका जाए। अच्छा। अब जो गाड़ी पे डेंट पड़ता है, उसमें वो जो ड्राइवर हैं कासिम शाह, वो उतरते हैं, और उतरने के बाद वो डेंट देख रहे होते हैं। ठीक है। अब 2 मुतज़ाद उसमें हैं जो इतलात मुझ तक आई हैं। एक तो ये कहते हैं कि माजिद सती भी गाड़ी से बाहर निकल के डेंट देख रहे होते हैं, दूसरी ये है कि वो अंदर बैठे हो। ठीक। अब इस पे एक और मोटरसाइकिल सवार 2 लोग आते हैं, जिनमें एक का नाम वहीद बाद में पता ट्रेस हुआ। ठीक। और वो आके फायर करते हैं माजिद सती पे, और वो जख्मी हो जाते हैं। 3 गोलियां उनको लगती हैं। कहाँ लगती हैं सर गोलियां? ये गोली एक उनके टांग में लगी है, बाकी मेरे ख्याल ऊपर पेट में या कहीं लगी है। ठीक। एक्सेसिव ब्लीडिंग से इनकी वैसे डेथ हुई है। ज़्यादा ये भी हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुद से दोस्तों को बताऊंगा कि जब भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो फौरी तौर पे आपको कोई चीज़ बांध के उसकी ब्लीडिंग को रोकना चाहिए। आप फिल्में भी देखते हैं अक्सर हम देखते हैं अक्सर देख रहे होते हैं, जब पट्टी कर लेते हैं, टाइट सा बांध लें ताकि ओवर ब्लीड ना हो। बिल्कुल ठीक। लेकिन होता ये है कि हम उठा के उसे या तो किसी गाड़ी में फेंकेंगे। इसी तरह बैकबोन का भी मसला होता है। एक्सीडेंट्स में मोस्टली लोगों को जो है वो उठा के इसी तरह फेंका जाता है, ठीक कह रहे हैं, केयर नहीं की जाती। या आप बाकी मूवीज देख लें या बाकी प्रोग्राम देख लें पूरी दुनिया में, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है उसे उस वक्त तक नहीं उठाया जाता जब तक प्रॉपर जो ट्रीट करते हैं वो फिर उनको उठाएंगे, स्ट्रेचर पे डालेंगे, तरीकाकार होता है, बेल्ट्स होती हैं, तो ये करना चाहिए। ठीक। और हमें स्कूल कॉलेजेस में ये सिखाना चाहिए। सही, बिल्कुल। ये तो एक मैसेज हो गया जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये जख्मी हो गया और उनकी डेथ हो जाती है जी। अच्छा, इस मुकदमे में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नामजद किसी को नहीं किया गया। अच्छा। उसमें लिखवाते हैं कि जी शक उन्होंने किया कि ये वही ग्रुप है जिन्होंने उस दिन जो कटपरा पंचायत में थ्रेट किया था। ठीक है। नामजद नहीं किया गया, कोई भी नाम नहीं होता। अक्सर ये होता है हमारी जो FIRs होती हैं उसमें
दिखा दिया जाता है कि जी फलां भी मौके पे मौजूद है। अब आपको याद होगा लाहौर में कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसमें तीफी गैंग का और वो दूसरा उनकी जो दुश्मनियां चल रही हैं उन्हें मौके पे दिखा दिया गया ठीक। था और बाद में प्रूव हुआ कि मौके पे नहीं थे। अगर इस मुकदमे में फरूक खोखर को मौके पे दिखा दिया जाता, फलां नामजद कर दिए जाते, 4 कुछ और लोग नामजद कर दिए जाते जो वहां मौजूद ही नहीं है, ठीक है, तो ये शायद ये मुकदमा सजा ना होता, सही, केस कुछ और ही होता। केस कुछ और होता कि जब तफ्तीश में पुलिस अफसरान ये देखते हैं कि यार ये तो बंदे मौके पे नहीं है, हाँ, अली भाई है ना उनके पास के वो बंदा कहीं और बैठा हुआ है, Yes. किसी शादी में बैठा हुआ है, यस, किसी और गमी में बैठा हुआ है, तो आप जो हैं उसका नाम बता रहे हैं कि उसने आके फायर मारा। तो अक्सर लोग दुश्मनी में यही करते हैं कि जी नामजद कर देते हैं। ठीक है। मुखला हमारे भी उन्हें गाइड करते हैं कि जी मेन जो बंदा है उसके हाथ से फायर दिखाएं, बिल्कुल ठीक। कि फायर जिसने मारा जो काज ऑफ डेथ बना अच्छा, वो उस बंदे को दिखा दें जो बेशक वो आपका- कहीं आप- पे भी वो हो। कहीं भी है, ओके, तो बाद में वो बेगुनाह होता है, मुकदमा खत्म हो जाता है। ठीक है। और इसी तरह मारने वाले 3 हैं तो आप 10 दिखा दें, अच्छा, तो आपका मुकदमा तो खराब होना ही होना है अच्छा, ना। इसमें भी फॉर्जरी वगैरह होती है? यस यस यस, उसमें जो बाकी बंदे बेगुनाह होंगे, अब पुलिस ने सबको चालान तो नहीं करना, ऑब्वियसली। फिर आपने सर पीटना है कि जनाब ये हुआ तो फिर देखें ये हो गया, फिर मुकदमे वो सजा नहीं होते। ठीक है। इसमें फिर ये हुआ कि जो भी पुलिस ऑफिसर था, मैं यकीन जाने उस वक्त के जो अफसरान थे, उन्होंने बड़े तरीके से इसकी तफ्तीश की थी। बड़ी बात है सर। सबसे पहले उन्होंने मेरे ख्याल में सीसीटीवी फुटेजेस इकट्ठी की होंगी, ठीक है। मोटरसाइकिल ट्रेस किया होगा, मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस किया होगा, उस नंबर के बाद वो उसके आगे चले होंगे। ठीक। अगर नंबर गलत फेक लगाया गया था तो फिर भी उनके हुलियों से आप अंदाजा लगाने की जजमेंट कोशिश कर सकते हैं। ठीक। दूसरा उन्होंने जो हुलिये इसमें बताया वो तो वही है कि होंडा मोटरसाइकिल पर आए और एक की उम्र जो 30 साल थी, गंदगी रंग, पैंट शर्ट, इस हुलिये से कोई बंदा पहचाना नहीं जा सकता। हाँ। जब तक बंदे को प्रॉपरली आप बताएं नहीं कि उसकी ये निशानी है, उसका नाक ऐसा है, उसके कान ऐसे हैं, उसका मुंह गोल चेहरा है। अक्सर ये होता है कि जी ऐसी जो तफ्तीशें होती हैं या हम FIR लिखवाते हैं डकैती की या ऐसी जिसमें ब्लाइंड मर्डर है, जिसमें कोई आके कर गए हैं, तो उसमें पूरा बंदे का हुलिया लिखवाया जाता है। अच्छा सर, वो एक तो हुलिया लिखवाया जाता है, साथ वो हमने देखा है कई मूवीज और फिल्म्स में कि स्केच बन रहा होता है बाकायदा तौर पर। जी वो स्केच भी, वो ये रियलिटी में भी इस तरह होता है? जी बिल्कुल होता है। ये जो हमारी जो टीम है जो जाती है वो स्केच भी बनाती है। अच्छा, बिल्कुल, अब फेस तो स्केचेस। फेस स्केच बनाती है। और मैं आपको बता दूं कि भावलपुर में एक केस हुआ था जिसमें एक मस्जिद पे फायरिंग की गई और उसमें जो मेन मुलजिम था उसका जब स्केच बनवाया गया, जिसको देखा गया, तो एग्जैक्ट वो बंदा था जो 4th शेड्यूल का था। और वो हमने जब वो पकड़ा और स्केच देखा तो 100 टाइम वो मिल रहा था। तो इसी तरह उसके जिसमें कोई ऐसी वो नुक्स है, लगड़ाता है, यहाँ कोई तिल है, कोई ऐसी चीज है, तो वो होता है जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी कि इसमें तफ्तीश में पहले तफ्तीश हुई, ज़ाहिर है उन्होंने ये सारी चीज़ें इकट्ठी की, फिर उन्होंने जियो फेंसिंग की। अजीजुल्लाह खान साहब, मुझे ये बताइएगा, जियो फेंसिंग का आपने जिक्र किया, जियो फेंसिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है और ये होती किस तरह से है? ये आप लोग किस तरह से इसको जज करते हैं, किस तरह से पकड़ते हैं, CDRs किस तरह से निकलती हैं, ये सारा ज़रा हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन करिएगा, वो समझना चाहती है सर। साथ साथ इसलिए मैं साथ साथ सिखाना भी चाहता हूँ। भाई साहब, इसमें होता कुछ यूँ है कि अक्सर में हमारे जो पुलिस अफसरान हैं इस बारे में बात नहीं करते। तो एक दफ़ा मैंने भी बात करने की कोशिश की तो कहा गया जी हमारा जो कौमी राज है आपने अफशा कर दिया। अच्छा, हालांकि ये कोई कौमी राज अब नहीं रहा। ठीक। हमसे ज़्यादा जो क्रिमिनल हैं उनको पता है कि जियो फेंसिंग क्या है, हमसे ज़्यादा पता है क्रिमिनल्स को कि ये जो CDRs क्या हैं, हमसे ज़्यादा पता है क्रिमिनल्स को कि जी ये IME नंबर्स क्या हैं। ठीक, उन्हें ज़्यादा पता है। बिल्कुल ठीक। ये पूरी इंडस्ट्री है। ये आप ये जानें कि पूरी जेलें जो हैं, ये अगर आप कभी जाके देखें तो जेल में तो सबको ये सिखाया जा रहा होता है। और जो एक बंदा गिरफ्तार होता है और जिसको आपने जियो फेंसिंग के जरिए पकड़ा है, हाँ। मसलन आप देख लें ना जी 9 मई के केसेस में, जी जी जी। अब जो जियो फेंसिंग के पकड़ के गया है वो तो एक एक बंदे को सिखाता है वहाँ। ठीक ठीक। तो अब ये कौमी राज नहीं रहा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सर, प्लीज। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि जी एक तो स्टार्ट में होता था कि जी हमने IME नंबर जो है, हर मोबाइल फ़ोन का एक नंबर होता है, ये तो सबको पता है। और उसमें ये होते थे कि उस वक्त के डाकू भाईजान जो थे वो इतने सियाने नहीं थे, या उन्हें पता नहीं था, देसी थे, तो उन्हें जो भी मोबाइल फ़ोन नज़र आता था वो छीन के ले जाते थे। ठीक है। घर की डकैती है, मोटरसाइकिल स्नैचिंग में है, अब वो लेके गए और उन्होंने जाके, क्योंकि मोबाइल फ़ोन कीमती था, अपनी सिम उसमें डाल दी।
अब वो सिम है जो कि वो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ठीक है। बेशक उनके नाम की नहीं है। तो हम ये करते थे कि जी हमने वो ट्रैकिंग पे लगा दिया, और जो ही उस मोबाइल फोन में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या फौरी कोई सिम डलती थी, तो हम उस सिम की CDR निकलवा लेते थे। ठीक, उसकी लोकेशंस आ जाती थी। लोकेशंस के साथ साथ उसकी जो कॉल्स आती हैं ना, कि ठीक। मोस्ट कॉलर उसमें कौन कौन है, वो बंदा कौन है, लोकेशन तो एक अलग चीज है ना हाँ। जी। फिर उसके बाद आ जाता था कि वो जो सिम है पहले कौन से मोबाइल फोन में चलती रही, ओके। वो भी आपके सामने आ गया। तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता था कि आपने फिर उनके शनाख्ती कार्ड निकलवा लिए, आपने उनकी डिटेल्स, मोस्ट कॉलर जो उनके साथ गपशप कर रहे हैं, बाज़ औक़ात उनकी गर्लफ्रेंड्स भी होती थी कि उनकी गर्लफ्रेंड बातें कर रही हैं उस वक्त, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल्स नहीं थी, यस। इसलिए खासा इजी था। पैकेज लगते थे। फिर जब ज्यादा लोग पकड़े गए डाकू भाईजान, तो उन्होंने कहा जनाब ये तो हम पकड़े जाते हैं, मोबाइल फोन उठाना ही नहीं है, ठीक है, मोबाइल नहीं लेके जाना, मोबाइल किसी नहीं से भी। लेके जाना। बिल्कुल ठीक। फिर ये हुआ, एक नया दौर आया, नई टेक्निक आ गई कि मोबाइल फोन, उन्हें पता यार 5 लाख का मोबाइल फोन है, आईफोन है, सैमसंग है, ये ले जाएं। अच्छा। तो फिर आपको पता है वो जाके उसका सॉफ्टवेयर चेंज किया जाता है। अब तो उसके IMEI नंबर्स भी चेंज हो जाते हैं ठीक कह रहे हैं। कि जी आपको आम 3rd क्लास फोन है, उसका IMEI नंबर ये आपके हाल रोड भरा जी, हुआ जी, है, बिल्कुल या ठीक। बाकी अब मुझे नहीं पता ऑफिस सेंटर में भी होता हो। तो ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है। तो एक ये हो गया। अब आप आते हैं जियो फेंसिंग पे। हाँ जी। जियो फेंसिंग ये होती है कि जो आपके टावर होता है, आपको यहाँ पता है 4 मोबाइल कंपनियां हैं, उसमें ये होता है कि उनके टावर की लोकेशंस होती हैं। अच्छा। पहले लैटिट्यूड लैंगिट्यूड कहते थे इसको जी। अब ये है कि हम इसमें देखते हैं हर मोबाइल फोन की एक सेल आईडी है। अच्छा। सेल आईडी के साथ हम उसकी लैक जो है वो लेते हैं इन कंपनियों से जी। ठीक। लैग सर, इधर थोड़ा सा लैक आप इजी वर्ड्स में जरा वही मैं एक्सप्लेन कर आपको लें। समझा देता हूँ कि जैसे लैटिट्यूड लैंगिट्यूड है, ये उसका ही है कि जी जो मसलन वो तो आपको टावर चारों तरफ दे रहा है ना, आपको सिग्नल्स तो वो चारों चारों तरफ तरफ दे रहा है, बिल्कुल ये हमें वो उस एरिया के सिग्नल देगा। लैक उस एरिया का सिग्नल है जहां मैं मौजूद हूँ। ठीक, ठीक, मसलन ठीक, यहाँ मैं मौजूद हूँ, तो मैं शुमाल की जानिब हूँ टावर के, तो वो मुझे शुमाल की जानिब नजर आएगा, सही। यानी दिखाएगा टोटली मुझे। गेट इट। और उसके साथ उसका लिंक उसकी सेल आईडी से है, जो हर फोन की एक सेल आईडी है। सही हो गया। अब हम ये करते हैं कि जी उसकी सेल आईडी और लैक लिया, और हमें ये पता चलता है कि ये मोबाइल फोन वहाँ उसका किसकी मौजूद था। ये मौजूद है। अब ये तो हम तो इतना भी कर लेते थे कि उसमें कंप्यूटर पे हम सेल फोन ट्रैकर नाम की एक ऐप होती थी, अच्छा। उसमें डाला तो हमें ये पता चल जाता था कि 100 मीटर्स में ये सेल फोन कहाँ मौजूद है। बिल्कुल ठीक। तो हमारे लिए इजी था। अब तो लोकेटर्स भी हैं ना, कि लोकेटर आपको एग्जैक्ट लेके जाते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट, पिन वो पॉइंट कर लोकेटर देता। खास कोई केस हो, वो हमारी एजेंसीज के पास है, वो पुलिस के पास भी है, वो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे लेके वो जाता। एग्जैक्ट आपको उसी पॉइंट पे ले जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम जो देसी तरीका करते थे वो यही था कि सेल फोन ट्रैकर में डाला और हमें ये पता चल गया ये फलां पिंड में मौजूद है, बिल्कुल ठीक। या फलां मोहल्ले में मौजूद है, लेकिन घर का नहीं पता चलता था। वो आपने फिर उधर ही छापा मार के वो हम आइडिया कर लेते थे कि यार ये क्रिमिनल है, या कोई लड़की अगवा हुई है तो इस एरिया में हो सकती है, या क्या हो सकता है, एक आइडिया गवैड जिसको कहते हैं। और अगर किसी पिंड में है, गाँव में है, तो फिर आप उसी पिंड में चले जाएंगे, और पिंड में ढूंढना बड़ा आसान होता है, आपको पता है, गाँव में ढूंढना बड़ा आसान होता है। अब ये जो जियो फेंसिंग में ये होता है कि जिस जगह वारदात हुई है वहाँ ये जो हमारी टीम है वो जाके उस जगह की सेल आईडी और लैक लेती है। सही। और फारूक खोकर के केस में भी यही हुआ कि उस 6th रोड का जो एरिया एक पूरा दायरा बना दिया गया कि जी 1 किलोमीटर के अंदर या 500 मीटर के अंदर उसकी सेल आईडी और लैक लिया गया डिफरेंट जगहों पे। ठीक। जहां गाड़ी से मोटरसाइकिल टकराया, जहां से लोग आए, अब उस वक्त कोई भी कॉल हुई, कोई इवन मैसेज भी आता है तो वो ट्रेस हो जाता है। ठीक। अब इन्होंने वही किया जब इन्होंने सब देखा, और उसके बाद जियो फेंसिंग के बाद सीसीटीवी फुटेज सब कुछ इकट्ठा करने के बाद वो बाकी लोग भी वहां मौजूद है, उनकी आपस में लिंक थे वो, यानी ये सारे इनकी आपस में कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन के मुताबिक यानी कोई मैसेज होंगे, कोई कॉल, कोई वो वहां मौके पे मौजूद नहीं था, फॉर उस एरिया में था, उस एरिया में, और सारा प्लान कर रहा था। जो फील्डिंग लगी थी वो फील्डिंग उसी ने लगवाई ना, जो उर्फे आम में जैसे फील्डिंग कहा जाता है, जो शूटर्स की लैंग्वेज। ठीक है। अब ये शूटर्स थे, इन्हें हायर किया गया। इसके बाद यहाँ से फारूक खोखर
और वो जो वहीद है, जो मेन शूटर है, ये यहाँ से कराची जाते हैं। अच्छा, फिर कराची से ये दुबई चले जाते हैं। ठीक। अब मैं एक गुफ्तगू सुन रहा था उनके एडवोकेट साहब की, उसमें उन्होंने बयान किया कि हमने वो जो पेमेंट होती है उन टिकट्स की, जहाज की टिकट्स की, सीटों की, वो सारी इन्होंने निकलवाई अच्छा, कि यहाँ से इस जहाज में ये जा रहे हैं, ये सीट नंबर है, और वहीद का और उसका दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। ठीक। फिर सोशल मीडिया पे कोई इन्होंने हाँ, वीडियो पैगाम भी चल रहा है वीडियो सोशल पैगाम मीडिया दिया। पे वहीद फिर का। वहीद का एक तो वो है कि इन्होंने कोई जश्न मनाया, कोई उसकी वीडियोस थी, कोई 5, 7, 8 वीडियोस वो भी कोर्ट में पेश की गई। ठीक। अब इस तरह ये सारा केस जो है वो हुआ और प्रूव हो गया कि सब कुछ फरूख खोखर ने करवाया है। FIR कौन कौन सी हुई सर इस पे, इनके ऊपर? 100 FIR तो वही होगी 302 हो गई। 302/34 होगी, ठीक। वही है, इसमें तो कोई और 109 109 तो उस वो पे जो लगा आपने ना, बताया। 109 अयानत जो होता है ठीक। कि जी अयानत की गई और पूरा फैसिलिटेट किया गया। ठीक सर, आगे प्लीज। ये FIR थी जी। अब इसके बाद ये दुबई जाते हैं, फिर पता चलता है डिफरेंट, और कुछ लोग पकड़े जाते हैं। उनमें से वो मोटरसाइकिल सवार जो थे वो गिरफ्तार हुए और उन्होंने बताया कि जी हमें तो हायर किया था फलां साहब जो हैं फरूख खोखर ने जी। ठीक है। और इस तरह फिर केस चलना शुरू हो गया। ये 2 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं पहले, अमीर हमजा, हैदर अली, ये गिरफ्तार हैं, और वसीम भी गिरफ्तार था। वसीम बाद में जिसे बरी कर दिया गया। बाइज्जत बरी हो गए। फरूख की गिरफ्तारी होती है, 9 रोज का इसका रिमांड जिस्मानी भी लिया जाता है। ठीक। 9 रोज़ा रिमांड जिस्मानी में, मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया की खबरें, क्योंकि मैं तो वहाँ था नहीं, जी। लेकिन उन्होंने कहा जी इसने बड़ा ड्रामा किया वहाँ, और कहा जी मुझ पे पुलिस तशद्दुद कर रही है, और एक मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल और वो नंबर जो कि एक दूसरा नंबर था, इसके नाम नहीं था, बट वो नंबर इसके किसी बैंक अकाउंट में यूज़ हुआ था। ठीक। फिर कोर्ट वहाँ से एविडेंस इकट्ठी की गई कि जी फलां बैंक में ये मोबाइल नंबर इन्होंने दिया हुआ था, अटैच किया हुआ था। अटैच अकाउंट के साथ किया हुआ था। फिर वो पता चला, उस पे फिर वही कॉल्स किस किस को हुई, इनके यूज़ में है। अब इनका पर्सनल नंबर है, किसी और के नाम है, लेकिन अगर वो अपने दोस्तों को कॉल कर रहा है, अपने घर वालों को कॉल कर रहा है, तो तब ये तो साबित हो जाता है ना कि जी उसी का नंबर है। पहले ये नहीं मानते थे, बाद में मान गए, और ये नंबर उन्होंने फिर उसकी रिकवरी भी कराई, मोबाइल फ़ोन की भी रिकवरी कराई। ठीक हो गया। उसके बाद इनकी फिर ये जेल में भी रहे और बेल हो गई इनकी, क्योंकि और काफी 109 में नफरी थे। मैंने देखा कि इन्हें गिरफ्तार करने के लिए मौजूद थी, कि ज्यादा नफरी लाने का मकसद क्या था? गिरफ्तारी की बात कर, अभी जो हुआ है जी, अभी बड़ी हमने देखा। अच्छा, वो डिफरेंट इसमें बातें हैं। एक तो ये है कि जो सती बिरादरी है, ये कोटला सतिया के बेसिकली थी माजिद, और सती बिरादरी पूरी ने फेवर की। अच्छा। कास्ट वाइज आप देखें उन्होंने, और ये उनका जो एका था, उसकी वजह से फरूख खोखर को मौका नहीं मिला निकलने का। ठीक। आपको ये, अगर हम इसको दूसरे तनाजुर में लें, तो फरूख खोखर साहब जो हैं, ये कुछ अर्सा पहले एक सियासी जमात, मजहबी सियासी जमात है, उसमें भी शामिल हुए। बड़े उन्होंने धूम धड़के से दावत दी, बहुत बड़ा खाना था, 7,000 से ज़्यादा मेरे ख्याल लोग थे, और उन्होंने ऐलान किया था कि जी मैं इसमें शामिल हो रहा हूँ। ठीक। तो शायद ये भी तरीका होता है किसी भी ऐसे बंदे का कि जी किसी ऐसी पार्टी में शामिल हो जाएं जहां आपको कोई हाथ ना लगा सके। सही। लेकिन इस दफ़ा मैं हैरान हूँ, हमारी अदलिया का, हमारी जो इदारे हैं, बड़े तगड़े रहे इस मामले में। अब आपका जो सवाल है उसमें मोस्टली लोग जो थे सती बिरादरी के भी थे। अब इसकी भी एक वर्त तो है ना, फरूख खोखर साहब जो हैं वो रिफाई काम भी बहुत करते हैं। उनका इंटरव्यू दे रहा था करते हैं कि जी वो कह रहे थे हमने जी मंदिर बनवाए, हमने गिरजाघर बनवाए, हमने मसाजिद बनवाई। उनसे ये सवाल किया गया कि जी आपके इतने लोग दुश्मन क्यों हो गए, तो उन्होंने कहा जी क्योंकि मैंने मसाजिद बनवाई, फिर मंदिर बनवाए, फिर मैंने इमाम बारगाह बनवाई, तो इस वजह से जो है वो मेरे खिलाफ हो जाते हैं, दूसरी पार्टी खिलाफ हो जाती है। अगर आप ग्रैबर्स हैं, आप लोगों को मरवाते हैं, आप शूटर्स रखते हैं, आप दहशत फैलाते हैं, आप जहाँ जाते हैं गाड़ियों में और आपने सबको डराया हुआ है, तो वो भी तो वही बात है ना, उसको वो आप उसे अच्छा तो कोई नहीं करता। मुंह पे आप डरेंगे, लोग डरना चाहिए, जैसे जान का खतरा है कि कोई आएगा शूटर। कितने में शूटर मिलता है जी? 50,000, लाख, 2 लाख में। इसी तरह किसी को आप मरवा दें। ठीक कह रहे हैं। और फिर जो है ये सब कुछ, तो ये इसकी पूरी स्टोरी थी। और जो गिरफ्तारी हुई इनकी, फाइन उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया,
ना ही इन्होंने, मैं देख रहा था उस वीडियो में, अगर वो वही वीडियो है तो उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। समझदार आदमी है, हाँ पुराना जी, आदमी है, समझते हैं हर पुराना चीज खिलाड़ी को। है सारे, और फैमिली बैकग्राउंड आप देखें ना कि जी उनके लिए जेलें, उनके लिए सारी चीजें नई बात नहीं नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ मैं एक कोट करूंगा यार, एक उसके बेटे का, आपने अगर इंटरव्यू देखा है माजिद सती के बेटे का छोटा, तो यकीन जाने मैं लरस गया था उसको देख के। छोटा सा एक क्लिप है, आप जरूर दिखाइएगा, कि उसमें वो कह रहा है जी मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी बरादरी का, उन लोगों का जिन्होंने मेरे बाप का इंसाफ लेने में मेरी मदद की। बहुत अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आएंगे और उनको इतने जलील होंगे कि सारी जिंदगी याद रखें। उन्होंने मुझे आखिरी बार कहा था कि अपनी बहनों का ख्याल रखना। यार हार्डली वो 7 साल का है, देखें और जब वो पैदा हुआ होगा, यानी उस वक्त जब ये हुआ 3 साल का होगा, ऑब्वियसली हो सकता है इससे भी 7 साल से भी कम हो, लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा था। और ये सारी चीज़ें मैं तो वही कहता हूँ जी, मकाफात अमल है कि आप जो बीजते हो आपको काटना ज़रूर पड़ता है। बिल्कुल ठीक। ये स्टोरी, ये बात हकीकत है, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि मकाफात अमल है। इस दुनिया में ही आपने जो भी सब कुछ करना है सामने, उसका वो सब आपको कुछ सामने। हिसाब किताब इधर ही दे के जाना पड़ना है। सर, इनका इसके अलावा कोई इन्फ्लुएंस आप रावलपिंडी वाली साइड पे कभी चक्कर आपको लगता ही रहता होगा, वहाँ पे क्या असर रसूख है? मतलब इनका मामला किस तरह से चलते हैं? कभी इस तरह से आगरा टाकरा हुआ सर? नहीं, मेरी मुलाकात कभी भी नहीं हुई अच्छा। इनसे, कभी नहीं। मेरा एक भावलपुर के ताल्लुक वाला दोस्त था, गुज्जर, अब नाम मेरे ज़हन में, वो बाहर चला गया था, तो वो भी ऐसी हरकतें करता था, उनकी इनके साथ बड़ी दोस्ती थी। बिल्कुल ठीक है, वो भी बात के अल्लाह ताला नियतें जानते हैं, और हकीकत यही है कि अब देखते हैं आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में जब वो लेके जाते हैं इसको, केस को, और इसके अभी हाई कोर्ट में जाएंगे, मतलब वही मैं दोनों कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। अब देखते हैं ना कि वो इनको क्या सज़ा सुनाते हैं या नहीं सुनाते हैं, या ये भी बाइज्जत बरी होते हुए नज़र आ रहे हो हमें कल को, क्योंकि फ्यूचर आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा सिजुल्लाह साहब। अच्छा सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, जेल में जब बंदा एंटर होता है, अब जिस तरह ये इनको भी पकड़ा है, अब जेल के दरवाजे पे एंट्री होती है, उसके बाद क्या क्या अमल से बंदे को गुजरना पड़ता है, एक आम आदमी को भी और एक ताकतवर तरीन आदमी को भी? ये ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। अच्छा हाई साहब, इस सवाल का मैं आपको पूरा जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि इस केस में क्योंकि इनिशियल जितने भी कोर्ट्स हैं उसमें सज़ा हो जाती है, और अगली कोर्ट्स में वो बंदे बरी हो जाते हैं। अच्छा, मैंने ये होता है? बहुत देखा है। अभी कुछ अर्सा पहले एक केस में जो है इसी तरह हुआ कि जी निचली जो है इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने सज़ाए मौत दी, अगली कोर्ट में गई और वहाँ से वो बंदा बरी हो गया। ठीक। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे। अब मैंने यहाँ वकालत शुरू की अपनी मुलाजमत के बाद, तो मेरा जो था माल रोड पे ऑफिस था, तो सामने सुप्रीम कोर्ट है जी। तो मुझे बड़ा शौक था कि यार हाई कोर्ट को तो हम देखा करते थे अक्सर, बेइज्जत भी बड़े हुए हम हाई कोर्ट में, जज साहबान हमारी, पुलिस की बेइज्जती करना तो ऐन इबादत होती है ना सबके लिए जी। ठीक। तो वो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठता था। अच्छा। तो वहाँ जब जाके मैं देखता था तो मुझे लगता था कि यार ये तो सुप्रीम कोर्ट में ये क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं। मसलन एक बंदे की बेल ले ली गई इसलिए, या बरी कर दिया गया जी, FIR लेट हुई है। अच्छा, टेक्निकल पॉइंट पे देखें, निचली जो कोर्ट्स होती हैं वो सिर्फ इस बात एविडेंस पे? बेस्ड होती हैं। हाँ, देखें, निचली कोर्ट्स एविडेंस बेस्ड होती हैं। ठीक जो गवाही या गवाह लगते हैं वो निचली कोर्ट्स में लगते हैं। ठीक। 27 गवाह इस कोर्ट में लगे हैं, सुप्रीम हाई कोर्ट में 27 गवाह नहीं लगने, ना ही हाई कोर्ट में गवाह सुप्रीम कोर्ट में लगने उसकी हैं। क्या वजह होती है सर? उसकी वजह कि वो ट्रायल कोर्ट नहीं है ना जी, ये ट्रायल कोर्ट्स हैं। ठीक। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट हो गई, आपके निचली कोर्ट्स हो गई, सिविल जज हो गए, सेक्शन 30 के हो गए, मसलन ज़िना के केसेस सेशन कोर्ट में लगते हैं, कत्ल के सेशन कोर्ट में लगते हैं। ठीक। इसी तरह जो निचले चोरी चकारी है, मंशात है, चेक है, वो निचली कोर्ट्स में लगते हैं। तो इस पे कि जी पोस्टमार्टम लेट हुआ, बंदे बरी हो गए। वाह। ये टेक्निकल चीज़ें जो हैं ना, ये फिर वकला निकालते हैं, और होना इसमें यही है कि शायद ये मुझे नहीं लगता इसमें इनकी सज़ा कायम रह सकेगी।
अच्छा। जिस तरह मैं बीइंग अगर वकील एडवोकेट मैं इसकी बात करूं, मैं किसी को इसमें नाला नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, एविडेंस भी होती है, सब कुछ होता है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे बड़ा कुछ होता है ऊपर जी। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक सर। अब आगे। हम आ जाते हैं जी आपका अगला क्वेश्चन जो जेल वाली। जी सर। अब मैं भी जेल में जा चुका हूँ जी। ओ सर। 2 दफ़ा जेल में जा चुका हूँ, एक सर। दफ़ा कत्ल में जा चुका हूँ, एक दफ़ा और मुकदमे में। तो और खैर वो हो जाए। था ऐसा कि जी वो जुर्म जो हमने नहीं किए जी। अच्छा। पहला जो केस था वो बड़ी पुरानी बात है। मैं यजमान एक थाना है वहाँ डी कोर्स कर रहा था जी, और वहाँ एक हमने बंदा पकड़ा था जो चोर था और नकबजनी की वारदातें होती थी, छत फाड़ता था वो जी। असलम डब्बा के नाम से वो था। अच्छा। अब यजमान वाले इस केस को बड़ा जानते हैं क्योंकि मार्शल लॉ दौर था और पूरे थाने को आग लगा दी गई थी। इस पे अंधेरा उजाला एक ड्रामा भी बना था। ठीक। अब वो जो असलम डब्बा साहब थे वो हमने पकड़ लिए। अच्छा। उनके साथ 3 उनके और साथी थे। चौधरी यूसुफ एक होते थे हवलदार, बाद में इंस्पेक्टर हुए। 2-3 और कांस्टेबल थे। मुझे बड़ा शौक था उस वक्त काम करने का। ले जी हमने वो चोर पकड़ लिया, सारे पकड़ लिए। वो थे जी एक बरादरी है वहाँ बैठी हुई, चीमा बरादरी है। ठीक। असलम डब्बा उसका नाम था जी। उनके वालिद साहब भी चीमा ही थे फैमिली के। अब एक उसमें वारदात होती है, बाकी तो चोरियां हुई। छत पे एक बंदा सोया हुआ था, तो वारदात के दौरान उठा तो उसके सर में हथौड़ा मारा और वो मर गया। अब हम उस चोर साहब से ये पूछ रहे थे तफ्तीश में कि यार चोरियां तो वो मान रहा है, हाँ। तो वो ये नहीं मान रहा कि ये बंदा उसने मारा है हथौड़े में, बाकी वो मान रहा है। ठीक। यानी एक रात में अगर उसने 4 और छतें फाड़ी हैं। हाँ। छत फाड़ने की वारदात होती थी, अब तो नहीं होती, पहले होता था ऊपर से ईंटें निकाल के गुजर जाते थे बंदे सर किस नीचे। तरह वो एक्सपर्ट लोग थे जी। उस वक्त टाइल्स लगती थी छत पे। ये अब तो छतें दूसरी हाँ। हो गई ना। मतलब अब तो पहले ये प्लास्टर होता होता था है। टेयर गार्डर, हाँ। और ऊपर टाइल्स की ईंट कहलाती थी। ये दूसरी ईंट से थोड़ी बड़ी होती थी। छतों से एंटर होते थे। आप यकीन जाने हाई साहब कि मैंने ऐसे ऐसे चोर देखे हैं कि उस 2 टाइल वो हार्डली 1 फुट बाई 1 मेरे ख्याल में इतने फुट से थोड़ा ज्यादा होगा, और इसमें से वो गुजर जाते थे नीचे, और चोरी करके फिर रस्सी के जरिए ऊपर आ जाना, रस्सी के लिए नीचे उतरना जी। ये बड़े बड़े काबिल लोग पड़े हुए हैं मैं जी। कहता हूँ क्या बात तो है। वो हमने जी उसे कहा कि वो बता भाई ये मर गया। उसने कहा नहीं। थोड़ा सा टार्चर किया गया उसको। वो चौधरी यूसुफ पुराना था, अब मैं नया नया था, मेरी सर्विस को तो हार्डली 1.5-2 साल हुए थे अच्छा। जी। तो वो बेहोश हो गया जी, ठीक। और फिर डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने कहा ये मकर कर रहा है। खैर उसे हमने बंद कर दिया एक कमरे में, हवालात में बंद नहीं किया। तो एक कांस्टेबल बिठा दिया। तो वो कांस्टेबल जो है वो उसे नींद आ गई। अब वो खिड़की एक थी, उसमें से जाली, खिड़की नहीं थी जाली थी। पुराने थाने वो एक रेलवे क्वार्टर में थाना बना हुआ था। अच्छा। थाने की बिल्डिंग नहीं थी। एक रेलवे क्वार्टर था जिसमें थाना था। ठीक, मैं समझ गया हूँ। उसी में वो निकला और वो गायब हो गया जी। अब कुछ लोग आए मेरे एसएचओ के पास, जफरुल्ला वड़ैच साहब थे एक एसएचओ, फौत हो गया उनके पास। तो वो प्रॉपरली उनको गाइड नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर आया नहीं। अब डॉक्टर तो आया था, और डॉक्टर आफाक था, आजकल अमेरिका होता है। तो वो आया, उससे पूछा गया, उसने कहा जी मैं गया था। वो क्या था? उसने कहा जी वो ड्रामा कर रहा था। अब ये सारी चीजें इकट्ठी हुई जब एसएचओ कह रहा है जी डॉक्टर नहीं आया। फिर वहां जट और राई की बड़ी लड़ाई है। अच्छा। यजमान जो थाना है ना, वहां जट और राई एक दूसरे को जिंदा नहीं देख सकते। ठीक। वो उसके खिलाफ होगा, वो खामखा एक दूसरे के खिलाफ होंगे। ठीक है। तो वहाँ एक वो जट थे एसएचओ साहब, बाकी राई बिरादरी इकट्ठे हो गई, और उन्होंने जनाब ये सिलसिला पकना शुरू हो गया 4-5 यौम बाद। तो आपको क्यों सर जेल हो मुझे गई? याद, मैं उधर ही मैं सुनाता हूँ ना जी। अब उसमें उन्होंने क्या किया कि वो एक लाश मिल जाती है नहर किनारे। अच्छा। नेकलेस थी, आर्मलेस थी। ठीक। और उन्होंने कहा ये हमारी लाश है। उन्होंने वो लाश वहीं रह गई। वो सारे इकट्ठे हुए आके थाने को आग लगा दी। मार्शल लॉ दौर था जी, और हमारे अपने अफसरान आए, पूरा यजमान बंद हो गया, और हमें भी पकड़ के उन्होंने हवालात में डाल दिया सबको कि जी आपने मारा है। और हम चीख ही जाएं कि यार हमने नहीं मारा, ये लाश देखें तो सही। क्योंकि वो जो असलम डब्बा था उसके जिस्म पे बर्स के वो निशानात थे। ठीक। तो सफ़ेद जैसे होते, फुलवैरी कहते हैं उसको जी। अब बॉडी पे भी निशानात थे। ठीक। तो वो तो पानी में रहने की वजह से हुए थे। अब जो लड़के की लाश थी वो 14 साल का बच्चा था जो उसमें पोस्टमार्टम में आया, और उसके पोस्टमार्टम में आया कि कोई निशान नहीं है।
इसकी उम्र जो है, इसका जो छोटा भाई थी वो 18 साल का था। ठीक। तो इस तरह फिर वो तफ्तीश में हम रहे जी। फिर हमें हमारी अपनी पुलिस जो है वो उन्होंने बड़ा जलील किया। और जब हमने कहा जी वो बंदा ढूंढे, बंदा जिंदा है, तो उन्होंने केस मार्शल लॉ को दे दिया जी। ठीक। हमारी समरी एविडेंस शुरू हो गई। तो वो जो हमें जुडिशल भेज दिया गया। पहले 18 दिन हमें थाना कोतवाली भावलपुर में रखा गया। 14 दिन का मजिस्ट्रेट कट्ठा रिमांड दे गया। अच्छा जी। डर के मारे। ठीक। 4 दिन बगैर लिख पढ़ के रखा गया। तो सारे मुझे याद हैं। और फिर हमें जेल भेज दिया गया। कसूरी चक्कियों में हम बंद हो गए जी। ठीक। तो अब वो जो आप कहते हैं हमारे साथ तो खैर ये नहीं हुआ, लेकिन एक आम कैदी के साथ जो होता है वो फिर हम बंदा जिंदा मिल गया, वो भी खत्म कर दें कि जिंदा था बंदा। अच्छा, बंदा सियालकोट से वो पकड़ा गया। पकड़ा भी उसका गया, एक डब्बा भाई था, साहब। हाँ, उसका भाई था रेंजर्स में मुलाजिम, और वहीं उसके पास था, और वो सियालकोट से ईरान भागने की कोशिश कर रहा था। ठीक। लेकिन मैं मकाफात अमल यहाँ आपको बताऊंगा जो उन्होंने गलत किया हमारे साथ। द सेम डे असलम डब्बा लाहौर में डकैती करते मारा गया, और द सेम डेट उसके बाप ने उसी वक्त सेम टाइम सेम डे उसके बाप ने खुदकुशी कर ली यजमान में। ये मकाफात अमल जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। अब आ जाते हैं जी हम जेल में। सर जेल की एक अलग दुनिया है। ये उर्दी बैरक्स कौन ये कौन मैं से सारी होते हैं? बताता हूँ। कसूरी चक्की क्या होती है? मौत जेल की की चक्की क्या एक होती है? अपनी दुनिया है हाई साहब। हाँ जी सर। बिल्कुल मुख्तलिफ है। बाहर की दुनिया और जेल की दुनिया बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ का रहन सहन, वहाँ के अफसरान, वहाँ के सारे एक जराइम पेशा लोगों की दुनिया है, जिसमें कुछ बेगुनाह लोग भी होते हैं। बाज़ तो ये है कि जी वो जो फांसी चढ़ने वाले होते हैं वो भी कह रहे होते हैं जी हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। ये जो ही आप दाखिल होंगे जी, गेट आपको वो दाखिल करेंगे, पहले वो चेकिंग होती है, फिर फिजिकल चेकिंग होती है आपकी, और हर तरीके से नंगा करके भी देखा जाता है। पहले फिर भी कुछ शरीफाना दौर था। अब क्योंकि टेक्निक्स चेंज हुई, लोग मंशात लेके जाने लगे, कुछ और लेके जाने लगे, तो फिर उनकी इस तरह की तलाशी होती है जो मनशियात फरोश या मनशियात के केसेस में। जेल में सबसे बाइज्जत कैदी जो होता है वो मर्डर का होता है। अच्छा, बाइज्जत या ऑनर किलिंग जो करके आता है। हाँ। हमारे माशरे के हिसाब से वो सबसे बाइज्जत कैदी होता है। ठीक। उसको एक रिस्पेक्ट दी जाती है। अच्छा, उसकी सही होती है। उसे कहते हैं जी जवान बंदा है जी, कत्ल करके आया या गैरत ते करके आया। तो ये गैरत और ये जो है ये ऑनर किलिंग में वो उनको इज्जत दी जाती है। सबसे पहले आपको वहां बिठा देंगे, जो ड्योढ़ी होती है। आप दाखिल होंगे, एक गेट है, फिर आगे एक और गेट है। उस जो एरिया है उसे ड्योढ़ी कहा जाता है। अच्छा। दोनों साइड पे ऑफिसेज हैं। इधर लेफ्ट पे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का होगा, थोड़ा सा आगे सुप्रिटेंडेंट का होगा, कुछ और लोग बैठे होते हैं जो मोहरें लगाते हैं हाथों वाले। अब तो चेंज हो गया ना, अब तो उन्होंने बाकायदा वो लगा दिए, उस पे गेट वेट भी लगे हुए हैं, मेटल डिटेक्टर और बाकी जो हैं। ठीक। अब आगे जाके आपको नीचे बिठा दिया। फिर जो नया कैदी होता है, पुराने चले जाते हैं। अच्छा। नया कैदी की फिर पेशी होती है। पेशी जो है वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो होता है उसके अंदर, जो जेल का अंदर वाला पोर्शन होता है, खिड़की होती है। अच्छा। वहां लेन में फिर बिठाया जाता है। हमें भी बिठाया गया था। ठीक। हमें बिठा दिया गया, मैं था, इंस्पेक्टर साहब थे साथ में, वो थे। और फिर उन्होंने जनाब पेशी हुई हमारी, उन्होंने पूछा अभी किस में आए हैं। तो जो बुरे जुर्म में जाते हैं उनके सर भी गंजे करा दिए जाते हैं। अच्छा। उनको पूरी तरह उनकी इज्जत अफजाई होती है। मतलब उनकी कोई इज्जत नहीं रहने वो देते, नहीं, पूरी ईगो मारते हैं। जो इस टाइप के केसेस में बच्चे के साथ ज्यादती करके गया है, उनकी ईगो को मार देते हैं। उनकी फिर उनके साथ बहुत बुरा होता है। ठीक। फिर आपको बैरक्स अलाट कर दी जाती हैं, उसी हिसाब से आप बैरक में जाएंगे। अब बैरक्स में ये पोजीशन है कि कैदी बहुत ज़्यादा हो गए, बैरक्स कम है, जगह कम है, तो फिर रहने के बड़े मसाइल हैं वहाँ। ठीक। हवा पंखा नहीं होगा, खाना बेहतर नहीं होता। लेकिन इनिशियली जो आपकी वो इंसल्ट होती है, यानी वो जेल का मकसद ये है कि आपको इतना जलील कर दिया जाए, सही, इतना डिग्रेड कर दिया जाए कि आप अपनी नजरों में मर जाए। ठीक, कि आपने जुर्म और क्यों आप किया। सर ना उठा सकें। सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ शरारतें फिर बड़ी होती हैं, फिर उन्हें सजाएं भी मिलती हैं, नंबरदार भी होते हैं वहाँ। जो फिर नंबरदार ही लितर मार रहे होते हैं वहाँ। अच्छा। वो जो चौक होता है एरिया, उसमें वहाँ जूते भी मरवाए जाते हैं। यानी एक लिहाज से आप देखेंगे जो सुप्रिटेंडेंट जेल है, हाँ जी, खुदा के बाद वहाँ सब कुछ है। ठीक। और ये जेल की दुनिया, फिर वहाँ ऑफिशियल
तो आपको सहूलतें हैं, अनऑफिशियल भी बड़ी सहूलतें हैं। क्या क्या है अनऑफिशियल में आपका खाना घर से आएगा, आपकी अच्छा। मुलाकात बेहतर तरीके से होगी, मुलाकात आपकी किसी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के कमरे में बिठा के हो जाएगी। एलसीडी देते हैं, एलसीडी वगैरह ये एलसीडी नहीं है, बी क्लास में भी हो, लेकिन जिसके पास पैसा है ना भाई साहब, वो हर जगह ठीक है। अच्छा हर जगह ठीक है। मुझे ये भी इतलात थी कि 1 लाख रुपए में कुछ पुरानी बातें, 1 लाख का मोबाइल फोन रखें। यार मैं आपको बताऊं, कत्ल का कैदी, सजाए मौत का कैदी मुझसे मोबाइल फोन पे बात करता था भावलपुर से। अभी वो बरी हो गया, वैसे सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गया, लेकिन वो किधर से, एक और कैदी जो था वो था जी, उसने जो मुझ पे फायरिंग हुई थी एक दफा, वो भी पूरी स्टोरी है। वो जेल से मुझे कॉल करता था अपने मोबाइल से। वो बाद में एनकाउंटर में मारा गया। उसने मुझे एम्बुश करने की कोशिश की थी। ठीक हो गया। तो कहने का मतलब है, जेल की दुनिया बिल्कुल अजीब दुनिया है। और सर तरबियत नहीं है यहाँ। वहाँ आपकी यूं समझ लें कि यूनिवर्सिटी है, क्राइम की यूनिवर्सिटी बन गई है। ठीक कह रहे हैं। नया बंदा जो है वहाँ कुछ से बुरा ही सीख के आएगा। कुछ लोग तौबा करके आएंगे, हाँ। जो कि शरीफ लोग हैं, लेकिन जो क्रिमिनल माइंडेड बंदा है वो वहां से पूरा फुल पीएचडी करके आता है। पीएचडी करके आता है। और सर ये उर्दी क्या होती है? उर्दी, अच्छा, उर्दी जो है वो चेंज होता है। यानी वो ये कहते हैं कि एक बैरक 1 है, बैरक 2 है, बैरक 3 है। तो बैरक 1 वालों को 2 में भेज देंगे, ठीक। 2 वाले को 3 में भेज देंगे। अच्छा, तो इस तरह वो चेंज कहते हैं करते कि रहते हैं। चेंज, एक तो आपस में ये घुले मिले ना, इनकी यारियां ना बने, और फिर अगर कोई भागने का प्रोग्राम है, कुछ और है, कोई बदमाशी करनी है, तो वो चेंज होता रहे। सही, माहौल चेंज होता रहे। एक जगह पे वो रहेंगे तो वहां फिर उनकी मुनाफली होगी, और यारियां भी नहीं बनने देते ना। इसी तरह कसूरी चक्की में एक मुलजिम रखा जाएगा या मुजरिम, या 3 रखे जाएंगे। 2 नहीं रखे जाते, ये ना एक दूसरे को मार दें। अच्छा 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 अच्छा। 3 रखे जाएंगे। फिर इसी तरह मौत की चक्की होती है। मौत की चक्की में सर सुना है मैंने, पंखा बहुत ऊपर हाइटेड लगाया होता है, उसकी क्या वजह होती है? जो वॉशरूम होता है वो ओपन होता है चक्की में, वहां कोई ओट नहीं होती, मतलब नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, ओला नहीं है, कोई ओला नहीं है, आपने सामने कोई प्राइवेसी नहीं है, कुछ नहीं है। और कुछ चक्कियां तो ऐसी हैं जिसमें वो भी नहीं है, यानी आपको सुबह छोड़ दिया जाता है। ऐसे भी हैं जिनको देखें 2 तरीके से कसूरी चक्की में रखा जाता है। एक तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी रखा जाता है। ठीक। मसलन पुलिस वाला है जिसने बहुत ज्यादा मुजरिमों को पकड़ा है, मुलजिमों को पकड़ा है, तो आपको वहां रख दिया जाए उनमें, तो फिर आपको तो कोई नुकसान भी हो सकता है। ठीक। एक जाम मंजूर हुआ करते थे, मुझसे काफी जूनियर थे, इंस्पेक्टर, वो एक केस में चले गए इसी तरह जेल में। अच्छा। तो उनपे अटेम्प्ट हुई थी मर्डर की वहां जेल में। ओके। और वो वही लोग थे जिनको उन्होंने पहले जेल में भेजा था। तो इसलिए वो भी ऐसी चीजें हैं जिनको बड़ा देखना पड़ता है। ठीक। काफी मुश्किल टास्क है सुपरिटेंडेंट जेल। अल्लाह ना करे कभी भी किसी को ना ले जाए, लेकिन अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं जेल वालों से, तो आपको सहूलतें मिल सकती हैं। और अगर आप उनके खिलाफ बोलते रहें तो फिर हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं। अल्लाह ना करे सर इस तरह के मामला किसी को भी देखना पड़े। जी, और अजीज़ुल्लाह खान साहब, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किए इस केस को, फ़ारूक खोकर को, और अलॉन्ग विद आपकी कुछ इस तरह के क्लेम्स के आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से इनको बाइज्जत बरी किया जा सकता है। जी, पॉसिबल है। पाकिस्तान में हर चीज़ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो सर इसी के साथ इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।